वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। आर ओ की प्रैक्टिस सेट सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। री एग्ज़ाम भी इसका होना है और नया वाला नोटिफिकेशन आएगा तो उसका भी एग्ज़ाम इसका होना है। करंट में हमारी यूपीपीसीएस की सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है, प्रैक्टिस करते रहिएगा उसको भी। और इसके जो प्रश्न होंगे उससे अलग होंगे, ठीक है। इनका लेवल आर ओ के जैसा ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पर सारे के सारे प्रश्न हिस्ट्री से ही होंगे और 20 प्रश्न है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर यह पुस्तकें, यहाँ लेखक। दाएं भाग सूर्य सिद्धांतिका मिताक्षरा अष्टाध्यायी। दाएं भाग के लेखक जीमूत वाहन, ठीक है। सूर्य सिद्धांतिका आर्यभट्ट, ठीक है। मिताक्षरा जो रचना है वो विज्ञानेश्वर की रचना है। विशाख दत्त की एक फेमस रचना है मुद्रा राक्षस, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में वो। अष्टाध्यायी पाणिनि यहाँ पर, ठीक है। तो सी गलत है यहाँ पर। तो यह पुस्तकें, यह लेखक, इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं हिस्ट्री की। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना। मिताक्षरा जो रचना विज्ञानेश्वर की है। कामसूत्र वात्स्यायन। दाएं भाग जीमूत वाहन, ठीक है। तो मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। और विशाख दत्त लेखक है मुद्रा राक्षस के। बुद्ध चरितम इंपॉर्टेंट है, अश्वघोष की रचना है। सूर्य सिद्धांतिका के लेखक आर्यभट्ट हैं। अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना है। चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये तीन नाम एक ही व्यक्ति के हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। राजतरंगिणी कलहण की रचना है, कश्मीर का इतिहास बताती है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल को भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है? भारतीय इतिहास में जो पहला नगरीकरण है वो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है, सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन यहाँ पर दूसरा पूछ रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा महाजनपद काल, ठीक है। भारतीय इतिहास में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 के 16 इंपॉर्टेंट है। नाम और राजधानी के साथ याद रखिएगा, मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है एग्जाम में। हड़प्पा सभ्यता के बाद महाजनपदों का उद्भव द्वितीय नगरीकरण का काल था, क्योंकि महाजनपदों ने देखा, क्या देखा? कृषि में सुधार अधिक आवश्यक कृषि अवशेष को जन्म दे रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्रति आकर्षित आबादी के बीच शिल्प एवं व्यापार का विकास गंगा के मैदानी भागों में कस्बों तथा बस्तियों के उद्भव का एक प्रमुख कारण था। विभिन्न प्रकार के शहर भी सामने आए, जहां राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र भी स्थापित किए गए, जैसे कि राजगृह, श्रुति, कौशाम्बी और चंपा। वहां व्यापार और वाणिज्य केंद्र और मंच मौजूद थे, जैसे कि उज्जैन, तक्षशिला इत्यादि। तो डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ऋग्वैदिक समाज के प्रशासन में पालागल कौन थे? मुनीम थे, सारथी थे, कर संग्रह करता थे, संदेश वाहक। ऋग्वैदिक समाज के प्रशासन में पालागल थे, संदेश वाहक। ऑप्शन बड़ी है इसका आंसर। देखिए, ऋग्वैदिक प्रशासन के कार्य में राजा की सहायता महत्वपूर्ण अधिकारी करते थे, जो रत्निन या रत्न कहलाते थे। उनमें शामिल हैं भगदुघा। भगदुघा कौन था? कर संग्रह करता था। श्रुता सारथी, ठीक है। अक्षबापा लेखाकार था। छत्री चेम्बरलेन। और गोविक्रतन शिकार के दौरान पीछा करने में राजा का साथी था। पालागल संदेश वाहक। तक्षण कौन था? बढ़ई था। रथकार रथ निर्माता हो गया। पुरोहित मुख्य पुजारी। सेनानी सेना का कमांडर। और ग्रामीणी गांव का नेता। ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ये कालानुक्रम बढ़ता जा रहा है पीसीएस में भी, आरओ में भी। तो कालानुक्रम, सबसे पहले कौन सा वंश? सबसे पहले हर्यक वंश आएगा। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, ठीक है। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश है, नंद वंश के बाद है मौर्य वंश। सी है इसका आंसर। तो व्याख्या कुछ इस प्रकार से। हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व। शिशुनाग वंश 413 से 345 ईसा पूर्व। नंद वंश 345 से 321 ईसा पूर्व। मौर्य वंश 321 से 185 ईसा पूर्व। हड़प्पा लिपि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें चिन्हों की संख्या 400 से 600 के बीच है। सभी मोहरें बोस्ट्रोफेडन लिपि में लिखी गई थीं और विद्वानों
में हड़प्पा भाषा को द्रविड़ और ब्राह्मी भाषा से जोड़े जाने पर मतभेद है? बिल्कुल, विद्वानों में हड़प्पा भाषा को द्रविड़ और ब्राह्मी भाषा से जोड़े जाने पर मतभेद है। इसमें चिन्हों की संख्या 400 से 600 के बीच है। अभी तक पढ़ा नहीं जा सका इसको। सभी मोहरे जो हैं वो बोस्ट्रोफेडन लिपि में लिखी गई। गलत है ये, ठीक है, सभी नहीं, कुछ। हड़प्पा लिपि को अभी तक समझा नहीं जा सका। मुख्यतः चित्रात्मक है, यह मुख्यतः चित्रात्मक है, न कि वर्णानुक्रमिक। और इस लिपि में चिन्हों की संख्या 400 से 600 के बीच है, जिनमें से 40 या 60 मूल चिन्ह और शेष भिन्न रूप है। ठीक है, उनके भिन्न रूप है। लिपि अधिकतर दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कुछ लंबी मोहरों में बोस्ट्रोफेडन विधि यानी वैकल्पिक पंक्तियों में उल्टी दिशा में लिखना को अपनाया गया। तो सी गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि कुछ में है, सभी में नहीं है। अधिकतर तो दाएं से बाएं है। कुछ लोग हड़प्पा भाषा को द्रविड़ों की भाषा से जोड़ते हैं, जबकि अन्य विद्वान हड़प्पा लिपि को ब्राह्मी लिपि से जोड़ते हुए एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। तो डी भी सही हो गया, क्योंकि मतभेद है। क्वेश्चन नंबर 6, सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का कीजिए चुनाव। यह है महाजनपद और यह है उनकी राजधानी। वत्स की, अंग की, सूरसेन की, चेदी। वत्स की कौशाम्बी, अंग की चंपा, सूरसेन की मथुरा और चेदी की सोथीवती। तो ए का 2 हो गया, बी ए का 1, बी का 2, सी का 4 है और डी का 3 है। बी है इसका आंसर। यह है महाजनपद, यह है उनकी राजधानी। 16 के 16 को देख लेते हैं। मगध की थी राजगृह ग्रीवरेज, बहुत पूछे गए एग्जाम में। काशी की काशी, वत्स की कौशाम्बी, अंग की चंपा, कुरु की इंद्रप्रस्थ। अवंती की उज्जैनी या महिष्मती, कौशल की श्रावस्ती थी। ठीक है, सूरसेन की थी मथुरा, पांचाल की अहिच्छत्र और काम्पिल्या। मत्स्य की विराटनगर, इंपॉर्टेंट है ये भी। चेदी सोथीवती, गांधार की तक्षशिला। कंबोज की पुंछ थी। ठीक है, अश्मक या अश्वक थी प्रतिष्ठान या पैठन। बज्जी की वैशाली, मल्ल की कुशीनारा। समुद्रगुप्त से रिलेटेड कौन सा सही है इसमें? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। हरीशचंद्र ने समुद्रगुप्त को सैकड़ों युद्धों का नायक बताया है। विसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन तो है समुद्रगुप्त, लेकिन विसेंट स्मिथ ने कहा है या चार्ल्स विल्किंस ने? विसेंट स्मिथ ने ही कहा है। बी भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी। सारे के सारे करेक्ट है इसका आंसर। देखिए, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था तथा उत्तराधिकारी था। वह अपने प्रतिद्वंदी कांच पर नियंत्रण करने के बाद सिंहासन पर बैठा। वह एक परोपकारी शासक, महान योद्धा और कलाओं का संरक्षक था। उसका नाम जवानीज पाठ तांत्रिक मंदक में आता है। हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, उन्होंने सैकड़ों युद्धों का नायक बताया है समुद्रगुप्त को। और विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। फाहियान के संबंध में कौन सा कथन सही है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा करने वाला प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री था वो। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक ही बात है। उसने नालंदा विश्वविद्यालय का बहुत बहुमूल्य विवरण दिया है। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का मूल्यवान विवरण दिया है हुएनसांग ने। देखिए, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। फाहियान ने भारत में अपने 9 वर्षों के प्रवास में 6 वर्ष गुप्त साम्राज्य में बिताए। उसकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य बुद्ध की भूमि को देखना और भारत से बौद्ध पांडुलिपियों को एकत्र करना था। वह 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहकर संस्कृत का अध्ययन किया उसने और बौद्ध ग्रंथों की नकल करता रहा। उसने राजनीतिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ठीक है, उसकी रुचि मुख्य रूप से धर्म से संबंधित थी। जबकि हुएनसांग, जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय का एक बहुत ही मूल्यवान विवरण दिया। तो दूसरा वाला गलत है।
और ये चीनी यात्री हैं, ठीक है, हुएनसांग, इत्सिंग, फाहियान, संयुग्मन, इनके भारत आने का क्रम भी पूछ लेता है तो याद रखिएगा, ठीक है। ट्रिक है इसकी, चीनी यात्री को फांसी हुई, चीनी यात्री को फांसी हुई, फांसी, मेन ट्रिक यही है। चीनी यात्री तो एडेड है। फाहियान सबसे पहले, सी संयुग्मन, हुई हुएनसांग और ई इत्सिंग, और इसी क्रम में आइए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित युगों में से कौन प्रारंभिक राजपूत राज्यों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? यह है राजपूत राजवंश, यह है प्रशासन का क्षेत्र जो उनका रहा होगा। तोमर के सामने अजमेर लिखा है, चौहान के सामने दिल्ली, गढ़वाल के सामने उत्तर प्रदेश लिखा है। उत्तर प्रदेश से निकला उत्तराखंड, ठीक है, ये भी। चौहान दिल्ली भी सही है, तोमर अजमेर ठीक है। सारे के सारे सही सुमेलित हैं, 1 2 3 बी है इसका आंसर। देखिए, तोमर एक भारतीय राजवंश था जिसने 9वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में अजय राजद्वितीय ने राज्य की राजधानी को अजयमेरू यानी आधुनिक अजमेर में स्थानांतरित कर दिया जो राजस्थान में है, और इस प्रकार चाहमान शासकों को अजमेर के चौहान शासकों के रूप में भी जाना जाता है। गढ़वाल राजवंश जो है भारतीय उपमहाद्वीप के शक्तिशाली वंशों में से एक था जिसने 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान वर्तमान भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। उनकी राजधानी गंगा के मैदानी इलाकों में वाराणसी में स्थित थी, और कुछ समय के लिए उन्होंने कान्यकोब्ज जो कि वर्तमान कन्नौज है उस पर भी अधिकार किया था। उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश के 2 पार्ट हो गए। ये चीज़ अब उत्तराखंड में आती है, ठीक है, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया पूरे उत्तराखंड को, गढ़वाल रीजन और कुमाऊं रीजन। 10वां प्रश्न है, नीचे दिए गए 2 कथन है, कथन अभिकथन ए और कारण दो, वही व्याख्या करेगा नहीं करेगा, कौन सा सही गलत होगा, ठीक है। तराइन और चंदावर की लड़ाई ने गंगा घाटी में तुर्की शासन की नींव रखी, ये अभिकथन हो गया। कारण क्या है इसका? चंदावर की लड़ाई जीतने के बाद ही मोहम्मद गौरी कन्नौज और बनारस की ओर बढ़ सका। देखिए, तराइन और चंदावर की लड़ाई ने गंगा घाटी में तुर्की शासन की नींव रखी। क्यों रखी? क्योंकि चंदावर की लड़ाई जीतने के बाद ही मोहम्मद गौरी कन्नौज और बनारस की ओर बढ़ सका, इसलिए। तो करेक्ट है दोनों के दोनों, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो सी है इसका आंसर। देखिए, वर्ष 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। इस दौरान मोहम्मद गौरी कन्नौज और बनारस की ओर बढ़ा। यह युद्ध आधुनिक इटावा जिले के चंदावर में लड़ा गया था। जयचंद जो कि एक शक्तिशाली योद्धा नहीं था को विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा। आखिरकार वर्ष 1198 में कन्नौज पर कब्जा कर लिया गया और तराइन तथा चंदावर की लड़ाई ने गंगा घाटी में तुर्की शासन की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित सल्तनत राजवंशों पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश। सबसे पहले आएगा गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद लोदी आएगा, लोदी है नहीं, और सबसे बाद में आएगा सैयद। तो 4 3 4 1 2, 3 4 1 2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले गुलाम वंश 1206 से 1290 के बीच में, उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320, उसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1414, और सैयद वंश 1414 से 1451, ठीक है। सॉरी, लोधी सबसे लास्ट में है, 1451 से 1526। लोधी लास्ट में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। दिल्ली सल्तनत में सराय ए अदल क्या था? गुलामों का बाजार, कपड़ा बाजार, मवेशी बाजार, घोड़े का बाजार। दिल्ली सल्तनत में सराय ए अदल, बताइए क्या है इसका आंसर? सराय ए अदल, सराय ए अदल है कपड़ा बाजार, ऑप्शन नंबर बी।
देखिए, अलाउद्दीन ने आदेश दिया कि विदेशी भूमि सहित देश के विभिन्न हिस्सों से व्यापारियों द्वारा लाए गए सभी कपड़ों को केवल कपड़ा बाजार में सरकारी दरों पर संग्रहित और बेचा जाएगा, जिसे सराय ए अदल के नाम से भी जाना जाता था। चेहरा और दाग प्रथाएं किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका उत्तर अलाउद्दीन खिलजी है, ऑप्शन नंबर सी। अलाउद्दीन के पास एक बड़ी स्थायी सेना थी जिसमें 4,75,000 घुड़सवार शामिल थे। उसकी सरकार ने प्रत्येक सैनिक की एक वर्णनात्मक भूमिका को बनाए रखा और कभी कभी सैनिकों के घोड़ों और हथियारों की जांच करने के लिए सेना की सख्त समीक्षा की। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया उसने कि समीक्षा के दौरान किसी भी घोड़े को 2 बार प्रस्तुत नहीं किया जा सके या खराब गुणवत्ता वाले घोड़े से प्रतिस्थापित न किया जा सके। उसने घोड़ों को दागने की प्रणाली या दाग प्रणाली की स्थापना की। उसने सेना में सैनिकों के ब्यौरे को बनाए रखने के लिए चेहरा प्रणाली का भी प्रारंभ किया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किए गए सैन्य अभियानों का सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले उसने गुजरात पे कूच की, उसके बाद रणथंबोर पे, उसके बाद चित्तौड़ और अंत में मालवा। ए है इसका आंसर। देखिए, गुजरात 1297 में, ठीक है, रणथंबोर 1299 में। तो 1297 में अलाउद्दीन ने गुजरात को जीतने के लिए उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। गुजरात पर उस समय रायकरण देव द्वितीय का शासन था। इस छापे के दौरान 1000 दिनारी गुलाम मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने हासिल कर लिया। इसके बाद बारी आती है रणथंबोर की। उस समय चौहान वंश का शासन था रणथंबोर पर। अलाउद्दीन की दूसरी विजय वर्ष 1299 में उलुग खां और नुसरत खां के तहत आधुनिक रणथंबोर, ठीक है, आधुनिक रणथंबोर थी। लेकिन नुसरत खां युद्ध के मैदान में मारा गया। अंततः अलाउद्दीन ने 1301 में व्यक्तिगत रूप से रणथंबोर पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बारी आती है चित्तौड़ की। ये इंपॉर्टेंट है। खिलजी इतिहास में सबसे प्रसिद्ध विजय 1303 में अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ या चित्तौड़गढ़ की विजय थी। इस युद्ध में चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया गया, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया गया। महारानी पद्मिनी के साथ हजारों राजपूत महिलाओं ने जौहर कर लिया, यानी आत्मदाह कर लिया। इस पर मूवी भी बनी है बॉलीवुड में, रानी पद्मावती, ठीक है। दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर हैं मुख्य भूमिका में। बहुत विरोध भी हुआ इस फिल्म का, अंततः रिलीज हुई। इसके बाद आती है मालवा की। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में मालवा में एक सेना भेजी और इस जीत से सेना को उज्जैन, मांडू, धार और चंदेरी पर कब्जा करने में मदद मिली। 1306 ईस्वी तक व्यवहारिक रूप से संपूर्ण उत्तर भारत उसके नियंत्रण में था अलाउद्दीन खिलजी के। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान जौनपुर के सरकी साम्राज्य को जीतने में सफल रहा? बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बहलोल लोदी वंश का संस्थापक था वो, और बुद्धिमान सुल्तान था, अपनी सीमाएं जानता था। उसने उन प्रांतों को फिर से जीतने में कठिनाई आने की कल्पना की जो स्वतंत्र हो गए थे। हालांकि उसने मुल्तान, मेवात और दोआब में विद्रोह को नियंत्रित कर दिया। बहलोल लोदी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जौनपुर के सरकी साम्राज्य की विजय थी, तो सी करेक्ट हो गया। अन्य क्षेत्र जिन पर बहलोल लोदी अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सक्षम था वो थे कालपी, धौलपुर और ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए और कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। बाबर से रिलेटेड हैं सारे के सारे। पानीपत का युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंद्री का युद्ध, खानवा का युद्ध। इसकी ट्रिक है, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, ये बाबर के बारे में बात हो रही है। 28 में चल दिया, 29 में घर गया,
और 30 में मर गया। 26 में पानी पिया यानी 1526 में पानीपत का युद्ध प्रथम, ठीक है। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया यानी खानवा का युद्ध 1527, और खाना खाने के बाद वो चल दिया 1528 में चंदेरी का युद्ध। कहाँ चल दिया? घर की ओर चल दिया। 1529 में घाघरा का युद्ध, और 1530 में मर गया यानी 1530 में बाबर की मृत्यु। तो सबसे पहले 1, उसके बाद 4, पानी पिया, खाना खाया, 1 4, ठीक है। चल दिया, घर गया। तो पानीपत की लड़ाई 1526, खानबाई का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529, बाबर की मृत्यु 1530। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में घर गया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। चल दिया कहाँ के लिए? घर के लिए। ये ऐसी काफ़ी पुरानी ट्रिक है, याद रखिए इससे इसको। क्वेश्चन नंबर 17, शेरशाह सूरी के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? यह है विभाग या प्रमुख, यह है प्रशासनिक विभाग, और यह है विभाग प्रमुख। दीवान बजारत, दीवान अर्ज, दीवान रिसालत, दीवान ईशा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है ये जो चल रही है। देखिए, दीवान बजारत का विभाग प्रमुख वजीर है। दीवान अर्ज जो सैन्य विभाग था, सेना मंत्री है। दीवान रिसालत विदेश विभाग, विदेश मंत्री है इसका प्रमुख। दीवान ईशा जो है पत्राचार विभाग था, सिंचाई विभाग नहीं था, तो सिंचाई मंत्री नहीं होगा इसका, यही गलत है। दीवान बजारत की बात करें तो दीवान बजारत के मुखिया को वजीर कहा जाता था। वह राजस्व एवं वित्त प्रशासन मंत्री थे और इसलिए साम्राज्य की आय और व्यय के प्रभारी थे। दीवान आरिज ए ममालिक के अधीन था, जो सैन्य मंत्री था। दीवान रिसालत, दीवान मुहत्सिब विदेश मंत्री था। दीवान ईशा दिल्ली सल्तनत का पत्राचार विभाग था, यह शाही पत्राचार और संचार के लिए जिम्मेदार था, तो पत्राचार या संचार विभाग इसको कह सकते हैं। दीवान ईशा विभाग का नेतृत्व दबीर खास करता था। दबीर खास सुल्तान का मुख्य सचिव और निजी सहायक होता था। सुलह कुल की अवधारणा, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक सुलह कुल की अवधारणा से संबंधित है? सभी को पता होगा, इसका उत्तर अकबर है। देखिए, सुलह कुल जिसका अर्थ है सभी के लिए शांति या पूर्ण शांति। अकबर के शासन के दौरान अबुल फजल ने इस नीति को विकसित किया और इसे व्यवहार में लाया, तो विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा, अकबर। अकबर से रिलेटेड 19वां प्रश्न, अकबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है। उसने जजिया और तीर्थ यात्रा कर दोनों समाप्त कर दिए। उसने हिंदू धर्म ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद कराया। उसने स्वयं को धर्मनिरपेक्ष शासक बनाने के लिए मजहर की घोषणा की। उसने हिंदू समाज में प्रचलित सती जैसी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। सब कुछ ठीक है, एक शब्द की गलती है, अरबी की जगह फारसी होगा यहाँ पर, ठीक है। उसने हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया, बाकी सारे ठीक है। देखिए, अकबर ने जजिया कर के साथ साथ हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया। उसने वेदों यानी रामायण, महाभारत तथा गीता का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराया, ठीक है, न कि अरबी। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज ये अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला शाहजहां से संबंधित नहीं है? मयूर सिंहासन, दीवाने आम, दीवाने खास, एतमाद-दौला का मकबरा। एतमाद-दौला का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। दीवाने आम, दीवाने खास, मयूर सिंहासन, ये सारे के सारे शाहजहां। आगरे का ताजमहल शाहजहां। देखिए, वास्तुकला में शाहजहां के योगदान को शानदार ताजमहल, आगरे किले में मोती महल, दीवाने खास, दीवाने आम और प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तथा भव्य जामा मस्जिद जैसी शानदार प्रस्तुतियों से प्रमाणित किया गया है। वो शाहजहां ही था जिसने पिएट्रा ड्यूरा, सुलेख और मोज़ैक के व्यापक उपयोग जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके वास्तुकला की मुगल शैली को परिपूर्ण किया। मोज़ैक होते हैं छोटे छोटे चमकदार पत्थर जिनको जड़ा जाता है दीवारों में।
ठीक है। एतमादौला के मकबरा नूरजहाँ के निर्देशन में निर्मित आगरे के पास एतमादौला का मकबरा देश में अपनी तरह की सबसे बेहतरीन इमारतों में से एक है और बाहर से मोज़ेक तथा अंदर से फूल एवं पत्तियों के चित्रों से सुसज्जित है। तो विकल्प ए होना चाहिए। ठीक है। एतमादौला का मकबरा रिलेट नहीं करता है शाहजहाँ से। ये 20 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फुल टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको PDF में फुल टेस्ट मिलेंगे 399 में पूरे साल तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। री एग्ज़ाम होगा मार्च अप्रैल में और नया वाला जो एग्ज़ाम होगा वो नवंबर दिसंबर में होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए।